ने जब अपना लेटर बॉक्स खोला दिन तो उसमें 2 पत्र पड़े हुए थे। लिफाफों के रंग, आकार व उनमें लगे डाक टिकटों से साफ पता चल रहा था कि दोनों पत्र भारत से आए हैं। मंजूषा का दिल धड़क गया। कांपते हाथों से पत्रों को उठाया। एक मुंबई से ईशा का था, दूसरा बड़ौदा से मयंक का। उसके हृदय की धड़कन और बढ़ गई। बुदबुदाई, ये क्या, दोनों बच्चों का जवाब एक साथ आ गया। दूसरे ही पल सोचने लगी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चिट्ठियां 3-4 दिनों के अंतर से आई हों। वो तो आज पूरे 1 हफ्ते बाद अपना लेटर बॉक्स खोल रही है, इसलिए एक साथ मिली। दोनों पत्रों को थाम और अपना ब्रीफकेस उठाकर वो लिफ्ट की ओर बढ़ गई। आज पूरे 1 हफ्ते बाद वो स्टॉकहोम से लौट रही थी। वहां स्कैंडिनेवियन देशों के एयर इंडिया अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस थी। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर मंजूषा ने कंधे पर झूल रहे बैग से चाबी निकाली, अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। अंदर हवा एकदम गर्म लगी। स्टॉकहोम जाने से पहले सेंट्रल हीटिंग का रेडिएटर बंद नहीं किया था। 1 हफ्ते तक घर बंद होने की वजह से हवा की ताजगी गुम हो गई थी। ब्रीफकेस नीचे जमीन पर रखा, दोनों पत्र मेज पर रखे व बैग को कंधे से उतार कर सोफे पर पटक दिया। सबसे पहले कमरे की खिड़की खोली ताकि ताजी हवा अंदर घुस सके। फिर फटाफट अपना ओवरकोट उतारने लगी, जो कि कमरे के भीतर बदन में कंबल की तरह चुभने लगा था। वो बड़बड़ाने लगी, बाहर व अंदर के टेम्परेचर में यहाँ इतना अंतर रहता है। बाहर निकलो तो इतनी कड़ाके की ठंड के इस मोटे से ओवरकोट में भी कपकपी छूटने लगती है, और घरों के भीतर देखो, इनमें एकदम से पसीना छूटने लगता है। ओवरकोट उतारकर मंजूषा ने गलियारे में लगे पाइप में हैंगर में लटका दिया। पैरों पर तने भारी व ऊंचे स्नो बूट उतार कर रैक पर रख दिए। एक सरसरी नजर मेज पर रखे पत्रों पर डाली, सोचने लगी, पहले ब्लैक कॉफी बनाई जाए, बड़ी देर से तलब हो रही है। यहाँ डेनमार्क में 2 सालों से रहते हुए उसके ब्लैक कॉफी पीने की बड़ी आदत पड़ गई थी। किचन में आकर मंजूषा ने कॉफी मशीन का स्विच ऑन किया, ऊपर कबर्ड से कॉफी का डिब्बा निकाला। सैम की तरह कॉफी दानों को वो मशीन में डालने लगी कि खामोश घर में फोन की घंटी खनखनाने लगी। कॉफी का डिब्बा हाथ में पकड़े पकड़े हुए वापस लिविंग रूम में आई। हेलो, फोन का रिसीवर उठाकर धीरे से बोली, वेलकम होम मैनेजर साहिबा। फोन के दूसरी छोर से आवाज आई, प्रभाष का फोन था। कब पहुंची? बस अभी अभी। कैसी रही कॉन्फ्रेंस? ठीक रही। और सब ठीक ठाक? हाँ। अच्छा, तो तुम अभी आराम करो, फिर शाम को मिलते हैं। मंजूषा खामोश। और कुछ? प्रभाष ने पूछा। वो कहने को हुई कि इंडिया से मयंक व ईशा के जवाब आ गए हैं, लेकिन स्वयं को उसने रोक लिया। प्रभाष पूछेगा कि क्या लिखा है तो क्या कहेगी? उसने तो अभी खोलकर पत्र पढ़े भी नहीं। नहीं, और कुछ नहीं, धीमे से वो बोली। अच्छा तो फिर? प्रभाष ने कहा और फिर फोन की लाइन काट दी। मंजूषा ने रिसीवर नीचे रख दिया, एक नजर मेज पर पड़े पत्रों पर डाली, एक लंबी सांस ली और किचन की ओर बढ़ गई। पानी बुरी तरह खौलने लगा था। कॉफी के सारे दाने दरक गए। मंजूषा कॉफी का प्याला पकड़े फिर से लिविंग रूम में आ गई। सोफे पर बैठकर सामने मेज पर रखे पत्रों को घूरने लगी। सोचने लगी कि पहले कॉफी ही पी ली जाए, नहीं तो कहीं पत्रों में ऐसी बात लिखी हो कि उसका मूड बिगड़ जाए और वो ब्लैक कॉफी जिसकी इतनी देर से तलब हो रही थी हलक के नीचे न उतार सकेगी। चुपचाप वो कॉफी के घूंट भरने लगी, परंतु दिल नहीं माना। हाथ बरबस पत्रों की ओर बढ़ने लगे। उसने स्वयं को धिक्कारा, बहुत हो गया, जल्दी से इन चिट्ठियों को पढ़ो और मन की धुकधुकी को शांत करो। उसने पहले मयंक के पत्र को उठाया। उससे झिझक कम थी, लेकिन फिर भी पत्र को खोलने में उसके हाथ थरथराने लगे। कांपते हाथों से पत्र खोलकर वो एक सरसराहट से पूरे पत्र को पढ़ उसका निचोड़ देखने लगी। हंसी से वो खिल उठी। मयंक ने उसके व प्रभाष के विवाह में कोई आपत्ति नहीं जताई थी। लिखा था कि उसे लेश मात्र भी आपत्ति नहीं है। मंजूषा के दिल की बढ़ी हुई धड़कन एकदम से स्थिर हो गई। पूरे इत्मीनान से वो मयंक का पत्र पूरा पढ़ने लगी। प्रिय माँ,
तुम्हारी चिट्ठी मिली। पहले तो तुम्हारी चिट्ठी देखकर ही हैरान नहीं हुई। मंजूषा मुस्कुरा पड़ी। हाँ, सचमुच वो कहाँ अपने बच्चों को चिट्ठी लिखती है। हर हफ्ते उनसे फोन पर ही बात कर लिया करती है। फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल का जमाना आ गया है। पढ़ना लिखना सब कुछ अब कंप्यूटर पर होने लगा है। लेकिन ये बात ऐसी थी ना कि ना तो इस विषय में उसकी अपने बच्चों से फोन पर बात करने की हिम्मत हुई और ना ही कंप्यूटर पर टाइप करके इंटरनेट से भेजने की इच्छा हुई। यह मामला बेहद संवेदनशील और व्यक्तिगत था, जिसे वो अपने हाथों से पत्र में लिखकर बहुत ही व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहती थी। मुस्कुराते हुए मंजूषा पत्र को आगे पढ़ने लगी। तुम्हारे प्रश्न ने और भी चौंका दिया, पर यह आश्चर्य पीड़ाजनक नहीं बल्कि बड़ा सुखद था। जब से हमने होश संभाला, तुम्हें जीवन के संघर्षों से अकेले ही जूझते पाया। अगर तुम जिंदगी के इस मोड़ पर कोई साथी मिल रहा है तो हम सभी के लिए इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है। माँ, तुम्हारे पुनर्विवाह में हमें लेश मात्र भी आपत्ति नहीं है, और जहाँ तक मैं प्रभाष गुप्ता जी के विषय में समझता हूँ, वे तुम्हारे लिए हर दृष्टि से उपयुक्त हैं। मयंक का पत्र पढ़कर मंजूषा का साहस बढ़ गया। पत्र मेज पर रखकर उसने तुरंत ईशा का पत्र उठा लिया। ज्यादा झिझक उसे ईशा से ही थी। कहीं वो ये न लिख दे, माँ, तुम मेरी शादी की चिंता छोड़ अपनी शादी की सोच रही हो। मंजूषा ने ईशा का पत्र फटाफट खोला। वह सरसरी नजर से उसके पत्र का भी पूरा निचोड़ जान लेना चाहा। खुशी से वो धुरी हो गई। आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। पत्र को अपनी छाती से चिपकाते हुए बुदबुदाई, ये मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे कितने बड़े और समझदार हो गए हैं, कैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। मंजूषा आराम से पसर कर ईशा का पत्र पढ़ने लगी। माँ, तुम्हारी अपने हाथों से लिखी चिट्ठी मिली। सच में माँ, तुम्हारे हाथों की लिखावट देखकर इतना अच्छा लगा कि खैर छोड़ो इसे। हाँ तो माँ, जब मैं तुम्हारे पास डेनमार्क आई थी और वहाँ प्रभाष अंकल से मिली थी, तभी से मैं तुम्हारे और प्रभाष अंकल की शादी के ख्वाब बुनने लगी थी। प्रभाष अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही भी हैं। तुम उनसे जरूर शादी करो माँ, हमें जरा भी खराब नहीं लगेगा। हम ही नहीं, किसी को भी खराब नहीं लग रहा है। मैंने नानी को तुम्हारे व प्रभाष अंकल के बारे में सब कुछ बता दिया है, वो भी बहुत खुश हैं। मंजूषा का चित्त प्रफुल्लित हो उठा। वो एक सुखद एहसास से भर गई। जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है। आंखें बंद किए वो भाव विभोर सी वहीं सोफे में पसर गई। अतीत सामने आने लगा। इंसान अपना अतीत ही तो जानता है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका तो उसे केवल अंदाजा ही रहता है। अगर उसे पूर्णतः कुछ पता रहता है तो सिर्फ यह है कि उसके साथ क्या हो चुका है। विनोद, उसका पति, एयर इंडिया में विमान चालक था और वो ग्राउंड ऑफिसर की ड्यूटी पर तैनात थे। 5 वर्ष का मधुर समय गुजरा था विनोद के साथ। 5 वर्षों में 2 बच्चे हुए, मयंक और ईशा। वो हादसा हुआ जिसमें मुश्किल से 4 साल की ईशा और 1 साल की थी जब वो एक्सीडेंट हुआ। उसकी शांत, सरल व सरस जिंदगी को एकदम बदल दिया उस हादसे ने। मयंक उस समय 4 साल का और ईशा 1 साल की थी। विनोद उस रात को खराब मौसम होने की वजह विमान को रनवे पर ढंग से उतार नहीं पाया। जबरदस्त बारिश और तेज हवाओं में विमान लहराया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके साथ सह पायलट भी मारा गया। मगर खुशी की बात यह थी कि चालक दल के बाकी सभी सदस्य और अधिकतर यात्री जीवित बच गए थे। विनोद की जय जयकार भी हुई कि अपनी जान कुर्बान कर उसने कई लोगों की जान बचाई। परंतु मंजूषा के लिए सब कुछ बदल गया। विनोद के असामयिक निधन से उसकी जिंदगी एक मरुभूमि बन गई, जिसमें केवल कांटे उग सकते थे, पुष्प नहीं खिल सकते थे। विधवा जीवन की त्रासदी उसे झेलनी पड़ी और करना पड़ा 2 बच्चों की उचित परवरिश के लिए घोर संघर्ष। पुनर्विवाह की वो कभी कल्पना भी नहीं कर पाई थी। विधवाओं को अपने देश में नया सुहाग आसानी से मिलता भी कहाँ है। मंजूषा ने नए सुहाग पाने की दिशा में कभी कोई प्रयत्न भी नहीं किया। वैसे इर्द गिर्द मंडराते कितने ही पुरुषों ने उसे मोहित नजरों से निहारा। उन नजरों ने उसके दिल में खलबली भी मचाई, लेकिन बस यहीं तक।
इसके आगे न बढ़ पाई और न ही वे पुरुष। मंजूषा के जीवन का मकसद केवल अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने तक ही रह गया। उसके जीवन की अंतिम चुनौती दोनों बच्चों को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाना, ताकि समय को, समाज को उसके बच्चों के रूप में दो अच्छे नागरिक मिले। उसके जीवन में कोई आर्थिक संकट जैसी बात नहीं थी। उसकी अपनी नौकरी अच्छी खासी थी और फिर पति की मौत ने अच्छा मुआवजा दिलाकर उसे अमीर बना दिया था। किस्मत से उसके माता पिता का साया अभी उसके व उसके बच्चों के सिर पर बरकरार था। समय बीता, परिस्थितियां बदली, बच्चे पहले किशोर फिर युवा हो गए और मंजूषा एक युवती से प्रौढ़ा हो गई। इस बीच पिता चल बसे, मगर माँ अभी भी मौजूद थी। एक पदोन्नति के बाद दूसरी पदोन्नति होते होते वो 44 वर्ष की आयु में मैनेजर के रैंक पर पहुंच गई। डेनमार्क एयर इंडिया ऑफिस में मैनेजर का पदभार संभालने के लिए भारत से डेनमार्क आ गई। इस बीच मयंक ने मुंबई से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके बड़ौदा L&T कंपनी ज्वाइन कर ली और ईशा मुंबई में ही नानी के साथ रहकर अपनी MSc की पढ़ाई जारी किए हुए थी। डेनमार्क आगमन के 1 महीने बाद ही मंजूषा को इंडो डेनिश सोसाइटी के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। यह संस्था अपने 50 वर्ष पूर्ण कर रही थी, जिसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मंजूषा को भी आमंत्रित किया गया। वो एयर इंडिया की नई मैनेजर जो थी। इस संस्था के सदस्य इंडियन व डेनिश दोनों थे। डेनिश वे जिन्हें भारतीय संस्कृति में दिलचस्पी थी। डेनमार्क पोस्टेड इंडियन एम्बेसडर ने समारोह का उद्घाटन किया। मंजूषा का परिचय डेनमार्क में रह रहे काफी हिंदुस्तानियों से हुआ। यहीं उसकी प्रभाष गुप्ता से पहली बार मुलाकात हुई थी। आयोजन में मंजूषा ने लकी लॉटरी ड्रॉ के तहत एयर इंडिया की तरफ से 2 निःशुल्क टिकट भेंट किए, एक इंडिया और दूसरा लंदन आने जाने के लिए। इंडिया वाला टिकट एक डेनिश महिला ने जीता और लंदन वाला टिकट प्रभाष गुप्ता ने जीता था। प्रभाष मंजूषा को धन्यवाद कहने उसके पास चला आया। वो पहला वार्तालाप ही उनके बीच बड़ा रोचक था। मैं प्रभाष, वो बोलने को हुआ। मैं मंजूषा, उसके मुंह से फिसल गया और दोनों हंस पड़े। एक पल बाद प्रभाष बोला, मैं यहाँ टाटा कंसल्टेंसी कंपनी का इंचार्ज हूँ। अभी हाल में ही मुंबई से यहाँ पहुंचा हूँ। अरे आप भी मुंबई से हैं? मैं भी मुंबई से आई हूँ। मुंबई में आप किस जगह थे? बांद्रा ईस्ट, प्रभाष ने जवाब दिया। दुनिया कितनी छोटी है। मैं बांद्रा वेस्ट में रहती थी, मंजूषा फटाक से बोली। बांद्रा ईस्ट और वेस्ट, इतने करीब रहकर भी हम इससे पहले कभी क्यों नहीं मिले? प्रभाष उसे एकटक निहारते हुए पूछने लगा। मंजूषा ने भी उसे निहारा। उसकी उम्र ढलनी शुरू हो गई थी, लेकिन जवानी अभी पूरी तरह से विदा नहीं हुई थी। उसके दिल में लहर सी उठने लगी। दूसरी मुलाकात प्रभाष से भारतीय दूतावास कार्यालय में 26 जनवरी के दिन हुई, जब वहां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसके बाद 1-2 मुलाकातें स्थानीय भारतीयों जो डेनमार्क में बसे थे के घरों में हुई। अन्य अतिथियों के उन दोनों को भी भोजन में आमंत्रित किया गया था। अन्य अतिथियों के साथ वे जब एक दूसरे के साथ परस्पर मिलते, एक दूसरे को देखकर जोश से भर जाते, दिलचस्प मोहक संवाद में बन जाते। तीसरी मुलाकात तक दोनों को एक दूसरे के विषय में सभी कुछ पूरा पता चल गया। एक स्वच्छ दर्पण में दिखती छवि की भांति दोनों का अतीत व वर्तमान एक दूसरे के सम्मुख एकदम उजागर हो गया। मंजूषा को यह जानकर प्रभाष से अपार सहानुभूति हुई कि वो भी उसी की तरह तन्हा बिना जीवन साथी के है। उसकी पत्नी का देहांत 4 वर्ष पूर्व मुंबई के टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में हो गया। ब्रेस्ट कैंसर था जो फैलकर फेफड़े व हृदय तक पहुंच गया था। उसका 18 वर्षीय पुत्र दिल्ली के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। लोगों ने एक जैसे दर्द व एक समान तकलीफें उन्हें करीब ले आती हैं। उनके बीच मित्रता बढ़ती गई। आपका संबोधन बदल कर तुम हो गया। प्रभाष जी से केवल प्रभाष रह गया। मंजूषा जी से मंजूषा फिर केवल मंजू हो गया। दोनों आश्चर्य व्यक्त करते कि देखो, वो दोनों ही मुंबई में रहते और वे भी एक दूसरे से बहुत दूर ही नहीं थे, लेकिन उनकी किस्मत में एक दूसरे से
परदेश में मिलना लिखा था। वो दोनों आपस में तय करते कि वे डेनमार्क अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद मुंबई वापस लौट कर भी मित्रता कायम रखेंगे। वैसे उनके बीच मात्र एक कोरी मित्रता ही नहीं रह गई थी, एक गहरा अंतरंग और मृदुल रिश्ता उनके बीच पनपता जा रहा था। किंतु भीतर ही भीतर एक झिझक थी उसे स्वीकारने में। अपने भारतीय संस्कार और मान्यताओं में बंधे थे दोनों। उम्र की इस ढलान में एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस तो कर सकते थे, लेकिन स्वीकार करने में हिचकिचाहट थी। लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, इसी फिक्र की मंजूषा को बहुत अधिक रहती थी। उस दिन एयर इंडिया की तरफ से ताज पैलेस होटल में एक पार्टी का आयोजन था। काफी लोग थे उस पार्टी में, स्वदेशी विदेशी दोनों। प्रभास भी आमंत्रित था। मौका देखकर प्रभास ने उससे पूछा, मंजू, तुमने अपनी आगे की जिंदगी के विषय में कभी सोचा? आगे की जिंदगी? क्या मतलब? मतलब जब तुम रिटायर हो जाओगी, नौकरी की शानो शौकत चली जाएगी और तुम और मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। मंजूषा ने हंसते हुए उसका वाक्य पूरा किया। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, प्रभास झेपते हुए बोला। तो जनाब ऐसा है, मंजूषा अपनी अलमस्ती में बोली, मुंबई में मेरा अपना एक फ्लैट है। मैं रिटायरमेंट के बाद अपने फ्लैट में रहूंगी। अकेले? प्रभास ने पूछा। मंजूषा ने प्रभास की आंखों में सीधे झांका, जैसे उसके प्रश्न का अभिप्राय समझना चाह रही हो। एक पल ठहर कर बोली, मयंक या ईशा में से कोई भी मेरे साथ रहना चाहे रह सकता है, अगर कोई नहीं रहना चाहे तो? प्रभास ने एकदम से प्रश्न किया। वो एक पल के लिए ठिठकी, फिर बेफिक्री से बोली, तो उनकी मर्जी। वैसे भी जिंदगी से एतबार मुझे कभी का उठ गया है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। प्रभास को छोड़ मंजूषा तुरंत ही अन्य अतिथियों से बात करने लगी। वो विशेष मूड में थी। पार्टी का रंगीला माहौल, आवेश में नजारा, वो एयर इंडिया की मैनेजर, चारों ओर मंडराता जनसमूह, देशी विदेशी दोनों। प्रभास की बातें इस खुशनुमा माहौल के हिसाब से बहुत गंभीर लग रही थीं। जब जब प्रभास उसके सूने घर में आता, घर में छाई एक गहरी निस्तब्धता देख हमेशा पूछा करता, तुम्हें अपना अकेलापन नहीं कचोटता? मंजूषा हमेशा एक फीकी हंसी हंसकर उसके प्रश्न को टाल जाती, लेकिन उस दिन न जाने क्यों मन के भाव जुबां पर आ गए। उदास स्वर में बोली, कभी कभी ही नहीं, यह अकेलापन अक्सर कचोट जाता है, लेकिन क्या किया जा सकता है? जिंदगी जैसी मिलती है वैसी ही तो जीनी पड़ती है, इसे बदला भी तो जा सकता है। प्रभास हठात बोल गया, बदलना इतना आसान नहीं, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि इसमें बहुत अधिक फेरबदल किए जाएं। मंजूषा मायूसी से बोली। सहसा उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। प्रभास के सामने वो अपने आंसू ढुलकाकर कमजोर नहीं बनना चाहती थी। 1 मिनट कहकर वो किचन में आ गई। वह इलेक्ट्रॉनिक स्टोव पर चढ़ी सब्जी को व्यर्थ ही चलाने लगी। आंसुओं से तरबतर अपनी आंखों को पोंछा। नहीं, मुझे कमजोर नहीं बनना, वो मनी मन बोली। अपनी मायूसी उसने झटकी, एक दृढ़ता अपने मन में उत्पन्न की। वह एक साहस के साथ वापस ड्राइंग रूम में प्रभास के सम्मुख वापस आ गई। थोड़े तल्ख व थोड़े बुलंद स्वर में उसने उससे पूछा, अरे तुम मेरी छोड़ो, अपनी बोलो। तुम्हें नहीं अखरता अपना अकेलापन? अखरता है तो कुछ सोचा है तुमने अपने लिए? मैंने? वो मुस्कुराया, उस पर दृष्टि गड़ाते हुए बोला, यदि मुझे कोई अच्छा साथी मिल जाए तो मैं शादी के बंधन में फिर से बंधना चाहूंगा। मंजूषा प्रत्यक्ष में तो खामोश थी, लेकिन मन ही मन बुदबुदाने लगी, तुम्हारी यह मुग्धकारी मुस्कान, यह सरस स्निग्ध दृष्टि मेरे मन में अजीब से उद्वेग उत्पन्न कर देती है। 20 वर्षों का मेरा लंबा संयम डगमगाने लगता है। कैसे कहूँ कि मेरे लिए यह एहसास कितना मधुर कि तुम मुझे चाहते हो। तुम्हारी यह चाहत मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी आवश्यकता बनती जा रही है। कौन सी बात है तुम में ऐसी? इतने अच्छे तुम मुझे क्यों नहीं लगते हो? रिकॉर्ड प्लेयर पर बजती गुलाम अली की गजल मन में और भी हलचल मचाने लगी थी। प्रभास ने उसकी ठहरी जिंदगी में ऐसी हलचल मचा दी थी कि वो हैरान थी अपनी मन स्थिति पर। इस पकी उम्र में भी मन वही हुंकार भर सकता है, तन में वही कसक जग सकती है, मस्तिष्क वही सतरंगी सपने बुन सकता है। ठीक ही कहा है कहने वालों ने कि दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, वो तो इंसान की समझ व सोच बूढ़ी हो जाती है। प्रभास के वो इतने करीब आती जा रही है, इसका कारण प्रभास का सरल
वह उदार व्यक्तित्व है या फिर उसके अपने अकेलेपन का बोझ। मुंबई में जब थी तो अकेलेपन से इतना त्रस्त नहीं रहती थी। वहाँ बच्चे थे, माँ थी, मित्र व संबंधी थे। ऑफिस का अपना भरा पूरा स्टाफ था। यहाँ प्रदेश में सिर्फ निस्संग निर्जनता है, कोई भी अपने समीप नहीं। एयर इंडिया का स्टाफ भी यहाँ इतना छोटा कि उसे मिलाकर सिर्फ 4 ही लोग। अगर प्रभाष नहीं होता तो यहाँ समय बिताना कितना मुश्किल हो जाता। वक्त यूं ही गुजरता गया। डेनमार्क आवास के उन दोनों के ही 2 वर्ष पूर्ण हो गए। इस दरमियान उनकी मित्रता और घनिष्ठ हुई, एक दूसरे से अनुबंधता और गहरी हुई। मुंबई वापस लौटने में 1 वर्ष का समय और शेष था। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर प्रण करते कि मुंबई वापस लौटकर भी अपनी मित्रता बनाए रखेंगे। फिर एक दिन प्रभाष ने सीधे साधे व स्पष्ट शब्दों में उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मंजूषा को मालूम था कि यह प्रस्ताव प्रभाष की तरफ से अवश्य शीघ्र ही मिलेगा। फिर भी वो बेहद सकुचा गई, एक तरुणी की तरह। स्थिति अजीब सी हो गई। जिंदगी की यह डगर केवल अपने विषय में सोचने की कहाँ रह गई थी। वो अपने सभी भावों पर काबू रखते हुए थोड़े असमंजस भरे स्वर में बोली, यह मुझे मुमकिन सा नहीं लगता है। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? प्रभाष ने बुझे स्वर में पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो प्रभाष के ओठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम मुझे बहुत भाते हो। पसंद तो एक छोटा शब्द है। प्रभाष, तुम विशेष बन गए हो मेरी दिनचर्या में। कहते कहते मंजूषा का स्वर कपकपा गया। तुम्हारे प्रेम का आभास मुझे जीने का हौसला देता है। मंजू, बस हाँ कह दो, कुछ ना सोचो। देखो, जिंदगी एक बार फिर मुस्कुरा रही है। प्रभाष भावुक हो गया। मंजूषा संयत स्वर में बोली, यह समय, ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि खुद की पसंद, नापसंद, इच्छा अनिच्छा के दायरे से परे हटकर बातों का विश्लेषण करना पड़ता है। मैं अपनी शादी की क्या सोचूं? यह समय तो मेरी बेटी की शादी के विषय में सोचने का है। प्रभाष मुस्कुराया। उसका हाथ थामते हुए दिलासा भरे स्वर में बोला, ईशा की भी शादी हो जाएगी, हम दोनों मिलकर करेंगे उसकी शादी। उसे निरुत्तर देख वो गंभीर भाव से बोला, मंजू, मैं जानता हूँ कि अकेले रहना क्या होता है। इतने वर्षों तक हम दोनों ने ही एकाकी जीवन जिया है। अब यदि जिंदगी हमें एक मौका दे रही है तो हम पीछे क्यों हटे? चलो हम शादी करके अपने रिश्तों को एक नया आयाम दें। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मंजूषा अपना हाथ छुड़ाते हुए घबराए स्वर में बोली, मुझे पहले अपने बच्चों से पूछना होगा। यदि वे ना कहें, अगर उन्हें जरा सी भी आपत्ति हो तो हमारा विवाह नहीं हो सकेगा। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद और संतोष यही है कि मेरे बच्चों का जीवन संवरा हुआ है। इस ढलती उम्र में कुछ ऐसा करके मैं अपने बच्चों के सजे सवरे जीवन को तहस नहस नहीं करना चाहती। प्रभाष कुछ नहीं बोला, बस एकदम से खामोश हो गया। मंजूषा ने उसके चेहरे के गंभीर भावों को क्षण भर के लिए ताका। पूछने लगी, इतने सीरियस क्यों हो गए हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि इन गोरी औरतों की तुलना में हमारे देश की माताएं अपने बच्चों के प्रति कितनी अधिक समर्पित रहती हैं। वे अपने घर व बच्चों के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देती हैं। इसी वजह से संभवतः हमारी संस्कृति भी जीवित बची है। मंजूषा बोली, मगर मंजूषा, संस्कृति को बचाए रखना केवल औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे देश में औरतों ने काफी लंबे समय तक बहुत कुछ सह लिया है। अब परिवर्तन आना चाहिए। तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, न अपनी माँ की और न ही अपने बच्चों की। तुम अपने राहुल की मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर सकोगे? मंजूषा ने प्रश्न किया। क्या तुम्हारे हर निर्णय के केंद्र में राहुल नहीं रहता? उसके प्रश्नों पर प्रभाष भी हचकचा गया, कोई जवाब नहीं दे सका। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर अपने बच्चों को एक दूसरे से ज्यादा प्यार करते थे। दोनों ने ही यह तय भी किया कि चलो अपने अपने बच्चों से पूछा जाए। यदि उन्होंने सहमति दे दी तो विवाह सूत्र में बंधकर एक हो जाएंगे। प्रभाष ने तो फोन पर ही अपने बेटे राहुल से सीधे सीधे बिना किसी भूमिका या आडंबर के पूछ लिया। राहुल से फोन पर हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा उसने मंजूषा को दिया। मंजू, पहले तो राहुल मेरी शादी की बात सुनकर थोड़ा चौंक गया। पापा, आपकी शादी? हैरत से बोला, लेकिन फिर खुशी से चहक गया। और जब मैंने उसे ये बताया कि वे और कोई नहीं बल्कि मंजूषा त्रिवेदी है,
तो वो बहुत खुश हो गया। कहने लगा, पापा तुरंत शादी कर लो। मंजूषा आंटी बहुत अच्छी हैं और सुंदर भी हैं। मुझे भी एक मॉम मिल जाएगी। मंजूषा के होठों पर दबी हंसी बिखर गई। नजरों के सामने राहुल की छवि सहज ही उभर आई। पिछली गर्मियों में जब मयंक व ईशा इंडिया से उसके पास डेनमार्क आए थे, तब प्रभास ने राहुल को भी बुलवा लिया था। वे सभी बार बार एक साथ इकट्ठा होते, कभी एक दूसरे के घरों में या फिर कभी किसी बाग, बाजार या किसी पर्यटन स्थल पर। से नॉर्वे का 3 दिनों का टूर भी उन सभी ने साथ ही लिया था। मयंक व राहुल को उन दोनों की घनिष्ठता से कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोनों लड़के अपने में ही मस्त समुद्री जल यात्रा का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। शिप की खिड़कियों से या फिर डेक पर जाकर प्राकृतिक नजारा देखते। हरी भरी पहाड़ियों के बीच समुद्र की सकरी खाड़ी से गुजरता जहाज। शिप के अंदर अलमस्त मादक वातावरण का भी उन्होंने पूरा लुत्फ उठाया। भव्य रेस्टोरेंट, भरा खुला बाजार, डिस्को डांस, पब शो, यूरोपियन खेल। मगर ईशा को इन सबसे कोई सरोकार नहीं था। वो इन सबसे विलग गुमसुम बैठी थी। जब जब उसकी दृष्टि मंजूषा और प्रभास पर टिक जाती, जैसे उन दोनों के बीच की अंतरंगता को वो आत्मसात करना चाहती थी। उन दोनों को लेकर वो सशंकित थी, शून्य में कहीं खोई कुछ न कुछ सोचती ही जा रही थी। डेनमार्क वापस आकर वो मंजूषा से प्रभास के विषय में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। आप कब से उन्हें जानती हो? आप दोनों क्या हमेशा ही ऐसे साथ घूमते हो? प्रभास अंकल क्या रोज आपके पास आते हैं? प्रभास अंकल की वजह से आपको यहाँ अकेलापन नहीं लगा होगा? मंजूषा को अपनी बेटी से एक जबरदस्त हिचक सी हो गई। प्रभास मंजूषा का हाथ खींचते हुए बोला, ये तुम किस सोच में डूब गई? चलो हम चलकर शादी कर लेते हैं। मेरे बेटे ने इजाजत दे दी है, पर अभी मुझे अपने बच्चों से इजाजत नहीं मिली है। मंजूषा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। मंजूषा को अब अपने बच्चों से इजाजत मिल गई थी। वो अतीत की दुनिया से बाहर निकली, अपनी आंखों को मला, सामने दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखा। शाम के 4 बज रहे थे। ओह, सोफे पर बैठे बैठे पूरे 2 घंटे हो गए। वो बुदबुदाई, मगर वो एक मीठे एहसास से भरी थी। जिंदगी एकदम से बदली हुई लग रही थी। उठकर उसने सबसे पहले प्रभास को फोन किया। खुश होते हुए बोली, मेरे दोनों बच्चों के जवाब आ गए हैं। अच्छा, क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, हाँ प्रभास अंकल मेरे लिए एक बिल्कुल सटीक मैच है। सच? प्रभास ने किलकारी भरी, चहकते हुए बोला, मैं तुमसे कह रहा था ना मंजू, अब वो पुराना समय नहीं रहा जब दूसरी शादी वगैरह की बातें लो क्लास से जोड़ी जाएं। बच्चे भी आजकल के समझदार हो गए हैं और बड़े बूढ़े भी समाज के इस बदलाव को सहज स्वीकार करने लगे हैं। आखिर सदी बदल गई है। मंजूषा खुशी से ओतप्रोत होते हुए सिर्फ इतना बोल पाए, हाँ प्रभास तुम सही कह रहे हो। ईशा लिख रही है कि मेरी माँ भी हमारी शादी की बात से बहुत खुश है। अच्छा, शादी कब और कहाँ करेंगे? मंजूषा कुछ सोचते हुए बोली, शादी तो हम अपने देश, अपने शहर मुंबई में ही करेंगे। और कब का हिसाब ऐसा है कि अगले महीने मैं ऑफिस के काम से हफ्ते भर के लिए मुंबई जा रही हूँ। आ जाओ तुम भी, अगर शादी करनी है तो। प्रभास चुहल करते हुए बोला, शादी तो जरूर करनी है, पर हालात ऐसे हैं कि अभी मेरा ऑफिस मुझे इंडिया जाने का टिकट देने वाला नहीं और मेरी जेब इतना महंगा टिकट उठाने की हालत में नहीं। अगर हाँ, एयर इंडिया की मैनेजर हवाई टिकटों में कुछ विशेष कटौती कर दें तो मैं शादी के लिए इंडिया जाने की सोच सकता हूँ। मुंबई के उपनगर बांद्रा की अदालत में रजिस्ट्रार के सम्मुख मंजूषा व प्रभास अपने अपने बच्चों के साथ खड़े हुए। मयंक के हाथों में मिठाई का डिब्बा, ईशा के हाथों में दोनों के लिए एक दूसरे को पहनाने के लिए सोने की अंगूठियां और राहुल के हाथों में जैस्मीन व गुलाब के पुष्पहार। तीनों बच्चे उनकी शादी के गवाह बने। उन दोनों के सिग्नेचर के बाद रजिस्ट्रार ने उन तीनों के सिग्नेचर भी लिए। पूछने लगा, तीनों गवाहों से आप दोनों का संबंध, क्या ये आपके मित्र? वो उन्हें टटोलती नजरों से देखने लगा। ये हमारे बच्चे हैं, प्रभास ने जवाब दिया।
रजिस्ट्रार व वहां खड़े अदालत के अन्य कर्मचारी अविश्वसनीय दृष्टि से उन्हें घूरने लगे। मंजूषा भीगे स्वर में बोली, ये तीनों वास्तव में हमारे बच्चे हैं, ये हमारी माँ है। मयंक व ईशा सहसा मंजूषा के कंधे पर एक साथ हाथ रखकर एक स्वर में बोले, और ये मेरे पापा हैं। राहुल आगे बढ़कर प्रभास के कंधे पर अपना हाथ रखता हुआ बोला। रजिस्ट्रार आश्चर्य से मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। हमेशा माँ बाप ही बच्चों के लिए सब कुछ क्यों करें? कई बार बच्चे भी तो उनके लिए कुछ करें हैं। ईशा तर्क देती हुई सी बोली। सही कहा आपने। रजिस्ट्रार ने मुस्कुराते हुए गवाहों के हस्ताक्षरों के नीचे बने संबंध कॉलम में लिख दिया, पुत्र पुत्र पुत्री। लो, अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाइए। ईशा उनकी ओर अंगूठियां बढ़ाते हुए बोली। राहुल उनकी तरफ पुष्प हारों को बढ़ाने लगा। मयंक सभी को मिठाई खिलाने लगा। इतने में बाहर बरामदे से एक कैमरामैन, जिसका इंतजाम मयंक ने पहले से ही किया हुआ था, अंदर आया और दोनों की फोटो क्लिक कर दी। वहां उपस्थित सभी लोग ठठाकर हंस पड़े और इस तरह मंजूषा की जिंदगी बदल गई एक बार फिर। यह कहानी बस यहीं तक। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।